यह कहानी है निशा की, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल्ली के एक पॉश इलाके में अकेली रहती थी। वह शांत, आत्मनिर्भर और अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी। निशा का विज्ञान पर अटूट विश्वास था। अंधविश्वासों से उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा बेचैन करती थी, उसकी नींद। बचपन से ही उसे अजीब और डरावने सपने आते थे, और जैसे जैसे वह बड़ी हुई ये सपने एक भयावह हकीकत में बदलने लगे। निशा को डायरी लिखने की आदत थी, और हमें यह कहानी उसकी उस डायरी से मिली है। यह कहानी स्लीप पैरालिसिस के एक ऐसे अनुभव की है जो निशा के साथ हुआ और जिसने उसकी दुनिया बदल दी। दिसंबर की एक सर्द रात थी। निशा अपने नए क्लाइंट प्रोजेक्ट को पूरा करके रात 2 बजे के आसपास अपने बिस्तर पर लेटी। दिन भर की मेहनत ने उसे पूरी तरह थका दिया था, इसलिए नींद आने में देर नहीं लगी। लेकिन रात 3-5 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से दिल्ली की रात की धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। सब सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि वह हिल नहीं पा रही थी। उसका शरीर जैसे जम गया था। वह चीखना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसकी आंखों के सामने कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी, धुंधली लेकिन बहुत बड़ी और डरावनी, जैसे वह हवा से नहीं बल्कि कमरे के अंधेरे से ही बनी हो। निशा ने उस बेजान शरीर से हिलने की बहुत कोशिश की, अपने दिमाग को आदेश दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ मिनटों बाद एक झटके के साथ उसकी नींद टूटी। कमरे में गहरा अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से बेड साइड लैंप ऑन किया और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। उसे लगा बस एक बुरा सपना था, शायद मैं ज्यादा थक गई हूं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब निशा को थोड़ी शांति मिली तो उसने इस अनुभव के बारे में गूगल किया। उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता चला। उसने कई कहानियां पढ़ीं और यह जानकर थोड़ी राहत महसूस की कि यह कोई अनोखी घटना नहीं है, बल्कि एक आम मेडिकल स्थिति है। अपने डर को दूर करने के लिए उसने अपने एक दोस्त की पहचान से एक जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉ. समीर से बात की। डॉ. समीर ने उसे विस्तार से समझाया, देखिए, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति जागृत अवस्था में तो होता है, लेकिन शरीर को हिलाने डुलाने या बोलने में पूरी तरह असमर्थ होता है। यह अक्सर तब होता है जब आप नींद से जाग रहे होते हैं या नींद में जा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर REM, रैपिड आई मूवमेंट, नींद की अवस्था में रहता है, जहां हमारी मांसपेशियां अस्थायी रूप से शिथिल हो जाती हैं, जबकि हमारा दिमाग पूरी तरह से जागृत रहता है। मेरे कई मरीजों ने स्लीप पैरालिसिस के दौरान मतिभ्रम या हेलुसिनेशंस का अनुभव बताया है, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस करना, छाती पर भारीपन या कभी-कभी अजीब सी आकृतियां देखना। यह अक्सर तनाव, अनियमित नींद के पैटर्न या कुछ अन्य नींद संबंधी विकारों के कारण हो सकता है। शाम को घर लौटकर निशा ने अपनी मां शोभा से रात के उस भयानक अनुभव का जिक्र किया। शोभा को निशा के बचपन की एक बात याद आ गई। जब निशा सिर्फ 8 साल की थी, तब उसने बताया था कि हर रात एक औरत की परछाई उसे घूरती है, कभी उसके बिस्तर के पास तो कभी अलमारी के पीछे। तब शोभा ने एक तांत्रिक से झाड़ फूंक करवाई थी और उसके बाद निशा को ऐसे सपने आने बंद हो गए थे। शोभा ने सोचा, शायद वह साया कभी गया ही नहीं, बस छिप गया था और अब लौट आया है। लेकिन शोभा ने निशा से यह बात छिपाई, यह सोचकर कि कहीं निशा डर न जाए और उसके काम पर इसका असर न पड़े। लेकिन धीरे धीरे निशा के लिए हर रात एक डरावनी परीक्षा बन चुकी थी। उसे लगने लगा कि जब भी वह सोती है, उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा किसी और ही दुनिया में खींची जा रही है। हर स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में वह अपने कमरे को वैसे ही देखती। पंखा घूम रहा होता, दरवाजा थोड़ा खुला होता, बाहर की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही होती, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जमा होता। वह हिलने की, चिल्लाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उसका गला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबा दिया हो। एक बार तो उसे ऐसा दिखा कि उसके माता पिता शोभा और दीपक उसके कमरे में खड़े हैं और उसे सोता हुआ देख रहे हैं, लेकिन किसी को उसकी तड़प नहीं दिख रही थी, उसकी बेबसी महसूस नहीं हो रही थी। वह सब कुछ देख सकती थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती थी, जैसे जागती आंखों से एक भयानक सपना देख रही हो
और खुद को बचाने के लिए बस देखती रह जाए। हर बार उसे एक ही डर सताता, अगर अब नहीं उठी तो शायद हमेशा के लिए उठ न पाऊं। शुरुआत में निशा को स्लीप पैरालिसिस हर रात नहीं होता था, बल्कि कुछ दिनों के अंतराल में होता था, कभी 3 दिन, कभी हफ्ते भर बाद। लेकिन हर बार यह पिछले अनुभव से कहीं ज्यादा गहरा और भयानक होता। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब वह सिर्फ दूर खड़ी नहीं रहती, अब वह मेरे पास आकर मुझे देखती है, मेरी सांसों के पास। वह परछाई अब एक रूप लेने लगी थी, एक महिला जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता था, जैसे वह किसी पुराने जन्म से जुड़ी हो। पर जो सबसे डरावनी बात थी वह यह कि निशा को अब सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर भी वही अनुभव होने लगे। अगर वह किसी रिश्तेदार के यहां सोती तो उसे लगता कि वही परछाई अब उस नए कमरे में भी मौजूद है। एक बार वह एक कंपनी ट्रिप पर बेंगलुरु गई और रात को उसे लगा कि वह फिर उसी पुराने कमरे में फंसी है जहां से वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर खिड़की के बाहर सिर्फ गहरा अंधकार है। हर बार उसे लगने लगता कि यह जगह बदली नहीं है, बस उसका भ्रम है, और परछाई वह तो हर जगह उसी वक्त आ जाती थी जैसे उसके भीतर घुस चुकी हो। एक रात निशा ने एक भयानक सपना देखा। वह दिल्ली के किसी सुनसान मेट्रो स्टेशन पर अकेली खड़ी है और कोई औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और वह बड़बड़ा रही है, तू मुझे फिर अकेला छोड़कर कहां भागेगी। तभी निशा की नींद खुली और उसे ऐसा लगा जैसे रीतिका वापस आ गई है। निशा अब हर रात सोने से डरने लगी थी, क्योंकि उसे नहीं पता होता था कि किस जगह में जागेगी और आज क्या नया खौफनाक देखेगी। निशा की जिंदगी बाहर से भले ही सीधी सादी दिखती थी, लेकिन उसके अंदर कई दबी हुई परतें थीं। वह दिल्ली के एक मध्यवर्गीय परिवार में पली बड़ी थी। उसके पिता दीपक एक बैंक में मैनेजर थे और मां शोभा एक गृहिणी। घर में अनुशासन था, लेकिन प्यार भी भरपूर था। निशा बचपन से ही गंभीर स्वभाव की थी। उसे खेलकूद से ज्यादा किताबें पसंद थीं। उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त थी प्रिया, जो बचपन से ही उसके साथ थी। लेकिन स्कूल के बाद प्रिया का पूरा परिवार विदेश चला गया और निशा अकेली हो गई। स्कूल में अक्सर निशा का मजाक बनाया जाता था, क्योंकि वह हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी और सामाजिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं थी। इन सब बातों की वजह से निशा रात में ठीक से सो नहीं पाती थी और कभी कभी आधी रात में डर से जाग जाती थी। शोभा ने एक बार उसे नींद में बड़बड़ाते और रोते हुए सुना था, लेकिन तब किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, बस एक ताबीज पहना दिया गया था जो अब तक उसकी अलमारी में पड़ा था। कॉलेज में पहली बार निशा ने खुलकर सांस ली थी। वहां उसकी मुलाकात रीतिका से हुई। रीतिका का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, खुले विचारों वाली, बातूनी और थोड़ी जिद्दी भी। लेकिन शायद यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे की ओर खींची गईं। निशा को पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ काम और किताबों तक ही सीमित नहीं है। रीतिका ने उसमें वो रंग भरे थे जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे। रीतिका ने निशा को समझाया कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता, जिंदगी का अनुभव भी जरूरी है। दोनों ने साथ में कई सपने देखे, भविष्य की योजनाएं बनाई। रीतिका ने निशा को एक नई पहचान दी। उसे समझाया कि उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिल की सुननी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे निशा के करियर का दबाव और रीतिका के भावनात्मक स्वभाव के कारण उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। निशा को लगा कि रीतिका बहुत ज्यादा भावनात्मक है और उसका करियर ही उसकी प्राथमिकता है। धीरे धीरे निशा ने रीतिका से मिलना कम कर दिया। उसकी बस फोन पर बात होती। आखिरी बार वे एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में मिले थे। तब रीतिका ने निशा से पूछा, निशा, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगी ना? हम साथ रहेंगे ना? निशा ने कुछ जवाब न देकर हंसकर यह बात टाल दी थी, यह सोचकर कि रीतिका हमेशा नाटक करती है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद निशा ने रीतिका से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। बिना कोई वजह बताए वह उसके जीवन से निकल गई। रीतिका ने उससे मिलने की कई बार कोशिश की, फोन किए, मैसेज किए, पर निशा हमेशा किसी न किसी बहाने से उससे मिलना टाल देती थी। इसकी वजह से रीतिका पूरी तरह टूट गई, डिप्रेशन में चली गई और कुछ ही महीनों में खबर आई कि उसने आत्महत्या कर ली। निशा ने तब खुद को दोष नहीं दिया। उसने इसे रीतिका की कमजोरी मानकर भुला दिया,
यह सोचकर कि वह बहुत संवेदनशील थी। लेकिन अब जब वह परछाई उसकी छाती पर बैठती थी, जब वह चेहरा सामने आता था, तो उसका दिल जोर से धड़क उठता था और कहता था, यह वही है, रीतिका। उसका अतीत अब उसका पीछा कर रहा था। वही दर्द, वही गलती। अब हर रात उसका हिसाब मांग रही थी। निशा अब अपने इस डर को किसी से साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि यह उसका अपना किया धरा है। निशा का पतन, अब निशा के अनुभव और भी गहरे और ज्यादा डरावने होते जा रहे थे। पहले जहां कुछ दिनों के अंतराल में होते थे, अब यह लगभग हर रात उसका पीछा करने लगे थे। कभी उसकी नींद में दम घुटता, कभी उसे लगता कि कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता जैसे कोई उसके शरीर को भीतर से तोड़ रहा हो, हड्डियों को मरोड़ रहा हो। वह अब सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रही थी। ऑफिस का काम तो दूर, उसे अब खाना खाना, लोगों से बात करना और यहां तक कि सांस लेना भी भारी लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और व्यवहार में अत्यधिक चिड़चिड़ापन आ गया था। दीपक और शोभा उसके इस बदलाव से बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने उसे कई बड़े बड़े डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। हर रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर उन्होंने तांत्रिकों, बाबाओं, मंदिरों, दरगाहों, हरिद्वार के घाटों, हर जगह कोशिश की। कई उपाय किए गए, पूजा, हवन, झाड़ फूंक, मंत्र जाप, लेकिन निशा की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह गुमसुम रहने लगी। उसे अब हर परछाई में डर दिखने लगा था। कभी बाथरूम के मिरर में, कभी बालकनी के कोने में, कभी पेड़ की डाल पर, कभी सड़क पर चलते हुए लोगों में। उसे लगता था जैसे रीतिका की आत्मा हर वक्त उसके आसपास मंडरा रही हो, हर पल उसे देख रही हो, उससे बदला लेने के लिए। कई बार निशा ने खुद से लड़ने की कोशिश की, खुद को नींद से जगाए रखने की ट्रेनिंग देने की कोशिश की, कॉफी पीकर जागती रही, लेकिन हर बार वह हार गई और अंत में उसके घर वालों ने भी हार मान ली। उनके लिए अब निशा की रातें एक ऐसी सजा बन गई थीं जिसे कोई रोक नहीं सकता था, बस बेबसी से देखा जा सकता था। निशा की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके घर वालों ने सारी कोशिशें करने के बाद बस यही प्रार्थना शुरू कर दी थी कि जैसे भी हो उसे इस डर और तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। निशा को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि जो परछाई हर रात उसके पास आती है वह कोई और नहीं, रीतिका है। हर बार जब वह परछाई बनकर आती थी, उसे कॉलेज के दिन याद आ जाते थे। वह जगह, वो हंसी मजाक, वो वादे, वो अधूरे इमोशंस। लेकिन यह राज सिर्फ निशा के भीतर था। किसी और को उसका दर्द, उसकी सच्चाई समझ नहीं आई। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। वह अपनी ही दुनिया में रहने लगी, बड़बड़ाती, दीवारों से बातें करती, आईने से डरती और हर परछाई देखकर वह सहम जाती। कभी कभी वह रात को अचानक ही चीख कर उठती और कहती, मैंने कहा था छोड़ दो मुझे, मैंने माफी मांग ली ना, मुझे माफ कर दो रीतिका। घर वाले अब कुछ नहीं समझ पा रहे थे। निशा अब वह इंसान नहीं रही थी जो कुछ महीने पहले थी। उसका चेहरा उतर गया था, शरीर कमजोर और आंखें खोई हुई सी लगती थीं, जैसे कि वह किसी के आने का और साथ ले जाने का इंतजार कर रही हो। निशा ने अब बिस्तर से उठना और खाना पीना बंद कर दिया। वह बस लेटी रहती। सोच सोचकर उसका शरीर थकता जाता था। उसी दौरान निशा के कुछ कॉलेज के पुराने दोस्त और ऑफिस के कलीग्स, जिन्हें उसकी हालत का पता चला, उससे मिलने आए। जब उन्होंने निशा की हालत और उसके माता पिता की बेबसी देखी तो उनके भी दिल बैठ गए। वे उसे देखकर हिल गए थे, ये सोचकर कि यह वही तेज तर्रार और आत्मनिर्भर निशा है। 3 दिन बाद एक रात निशा ने अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात को एक अजीब सी तेज बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो, कुछ सड़ रहा हो। खिड़की से अंदर देखा गया तो निशा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसका शरीर एक तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर झटका दिया हो। सुबह दीपक कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो निशा मरी हुई मिली। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थीं और पास पड़ी डायरी की आखिरी लाइन थी, मैं जानता हूं अब यह बीमारी नहीं थी, यह वापसी थी। रीतिका, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। निशा की कहानी हमें बताती है कि कभी कभी हम जिन बातों को सिर्फ सपने, भ्रम या मानसिक कमजोरी समझते हैं, वो दरअसल हमारे किए गए कर्मों की परछाइयां होती हैं।
जो हमें वापस खींचने आती हैं। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस महज एक मेडिकल अवस्था नहीं होती। कभी कभी वह दरवाजा होता है उस दुनिया का जहां कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपके जागने का और खुद को उसके हवाले करने का।